कराची में निजी टीवी के एंकर समेत 4 अफराद के कत्ल पर शहर में खौफ व हरास की फिजा। शहर का अमन व अमान मुतासिर ना हो, सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपनी आंखें खुली रखें। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आई, हुकूमत भी बचाने की कोई बड़ी कोशिश करती दिखाई नहीं देती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कुर्सी बचा पाएं बहुत मुश्किल है। वेलकम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। और कल जो अंदोनाक वाक़या हुआ उसी का सबसे पहले तस्करा। बिल्कुल जी, सबसे पहले आपको थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड देते हैं और फिर हम डिटेल में इस पर बात भी करेंगे विद आर कॉरेस्पॉन्डेंट। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि कराची में कल कत्ल के बाद यक के बाद दीगरे वाक़यात ने लोगों में खौफ और हिरास पैदा किया है, क्योंकि एक नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि 4 कत्ल हुए हैं कल। अमन व अमान के हवाले से कराची के लोग बहुत डरे हुए हैं। कराची में कत्ल के 2 बड़े वाक़यात हुए। निजी टीवी के एंकर मुरीद अब्बास और उनके एक दोस्त खिजर को कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें इनके कारोबारी साथी मुलजिम आतिफ ने डिफेंस में बुलाया और गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बाद में खुद को भी गोली मारकर जख्मी कर लिया गया। इसके घर से जिससे इसने अपने अटेम्प्ट की एक्सरसाइज, उससे भी 30 बोर मिला है और पिस्टल हमने रिकवर कर लिया। अभी हम उसमें तहकीकात में जाएंगे तो वॉल्यूम बजायरन ज़्यादा लगता है क्योंकि खून खराबा हुआ है इतना ज़्यादा। मुलजिम तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। मुरीद अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा करने के बाद इनकी मैयत इनके आबाई शहर मियां वाली रवाना कर दी गई है। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा कहती हैं कि मुरीद अब्बास और आतिफ ज़मान मिलकर बिजनेस करते थे। आतिफ ने रकम देने के बहाने शोहर को बुलाया और कत्ल कर दिया। आतिफ ज़मान इसका नाम है। और ये क्या करते हैं? ये टायर का बिजनेस करता है, सबकी इन्वेस्टमेंट इसने लगाई भी है। तो आपका शक है कि उसने कत्ल किया? उसने नहीं मारा, उसने फोन करके बुलाया है। उसने फोन करके बुलाया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुरीद अब्बास के कत्ल की मजम्मत की। वज़ीर आला सिंध ने ईरान से चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करके रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि DGISPR और सियासी रहनुमाओं ने मुरीद अब्बास के कत्ल पर दुख का इजहार किया है। कत्ल का दूसरा वाक़या पहलवान कोट के करीब पेश आया, जहाँ 2 अफराद को फायरिंग करके हलाक किया गया। मकतूलीन की शनाख्त अजीज़ुल वहाब और मोहम्मद नाजुक के नाम से हुई है। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन शहर में यकीनन खौफ व हिरास की फ़ज़ा है और लोग कल डरे हुए हैं। ये जो वाक़यात हुए हैं दोनों कल डिफेंस में हुए हैं। मुरीद अब्बास को भी डिफेंस के इलाके बुखारी में कत्ल किया गया और उनके साथी को भी। ज़ीशान शाह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ज़ीशान, ज़ाहिर है किसी से ढकी छुपी तो बात है नहीं, जो कातिल था वो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। सबसे पहले तो उसकी अपडेट दें, उसको होश आया, क्या वो स्टेबल है, क्या कुछ बताने के काबिल हुआ या नहीं? खुद को फायरिंग करके कत्ल करने की खुदकुशी करने की कोशिश की। इस वक्त वो जेर इलाज अस्पताल में तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टरों से रब्ता करने की कोशिश की था, उनका यही कहना था कि इस वक्त मुलजिम जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। बचाने की कोशिश कर ली गई है, पीछे तकरीबन 24 से 48 घंटे से काफी क्रिटिकल है और उसको सेव करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक हतमी तौर पर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहा नहीं जा सकता। ताहम जो मुरीद अब्बास की अहलियां हैं उन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि माह रमजान से उनको 50 लाख रुपए पे करने थे जो मुलजिम थे उनको, मुरीद अब्बास को। ताहम वो नहीं पे कर सके थे और उसके बाद में तब से ही टाल मटोल का मामला जारी था। लेकिन अब से जो बुलाया गया था तो उससे उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्म किया था कि इनको जो है पैसों की ही हवाले से बुलाया गया है और इसके लिए ही वो वहाँ पे गए। तो घर पे उन्होंने अपनी वाइफ को भी इस हवाले से अहलिया को इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन उसके बाद में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मुरीद अब्बास और उसके साथी खिजर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसके अलावा जो दूसरा वाक़या गुलजार दौर में 2 वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर पहलवान कोट में होटल के ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में जो 2 अफराद जो है जाँ बहक हुए, जबकि इसके अलावा जो एक मोटरसाइकिल एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का एक जो ड्राइवर था वो भी उसकी जद में आके शदीद जख्मी हुआ। और अच्छा ज़ीशान ये भी बताइएगा, आपने दो डिफरेंट इंसिडेंट्स का जिक्र किया है। मुरीद और खिजर वाले इंसिडेंट्स जो डिफेंस में हुए,
कोई यानी शाहिदीन, कोई विटनेसेस, कोई सामने आया हो? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब तक कोई मरहला कहाँ तक पहुंची है, ये आप हमें ज़रा बता दें। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो पुलिस ने गुज़िश्ता रात को एनी शाहिदीन जो थे उनसे उनके बयानात कलमबंद कर लिए हैं। उनसे जितने भी लोग थे जाए वक़ुआ पे जो मौजूद थे, जिन्होंने इंसिडेंट को विटनेस किया है, उन सब से बातचीत कर ली है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि सीने में 2 गोलियाँ मारी गई थी, उसके बाद में इनकी पीठ पे और मुरीद अब्बास के हाथ पर खिजर की टांग पे गोली लगी थी। ताहम अभी भी बयानात कलमबंद किए गए हैं, लेकिन हातमी रिपोर्ट जो पुलिस हुकाम में कहना है, इन्वेस्टिगेशनल और ऑपरेशनल दोनों का ये कहना है कि जब मुलजिम होश में आएगा तब उसका बयान कलमबंद किया जाएगा और जो लेन देन का मामला है वो मंजर आम पे आएगा, जो कि ज़ारा अब्बास कर ने मुलजिम की जो जाँबाग होने वाले मुरीद अब्बास की अहलिया जो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है, उस हवाले पर मज़ीद तहकीकात की जाएगी। और इस पॉइंट को भी देखा जाएगा कि वो फ्लैट में जाके जो उसने खुद को गोली मारी है, इसकी वजह क्या खुद ने गोली मारी है अपने आप को, या उधर भी कोई और मामला है, किसी और ने गोली मारी है। इस हवाले से इसकी तहकीकात की जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। और ये जो मुलजिम 2 कत्ल करके भाग गया, लेकिन वो उसके बाद अपेरेंटली अपने घर या अपने फ्लैट पे चला गया, मोबाइल भी उसका ऑन था और वहाँ उसने खुद को गोली मारी। अगर उसने सीने पे गोली मारी, अगर वाकई खुदकुशी करना चाहता था तो जाहिर है सर पे कनपट्टी पे रख के गोली मार सकता था। पहले उसने अपनी टांग में गोली मारी है, फिर अपने सीने में गोली मारी है। जो इंसान टांग पे गोली मार रहा है उसका कोई इंटेंशन नहीं है अपने आप को कत्ल करने की, इसलिए डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रेज्ड हियर कि एक्चुअली हुआ क्या है। वी आर नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड स्पेकुलेट। बहुत ही पेनफुल बात है और यकीनन जो सुनने वाले हैं, जो इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं खिजर के, मुरीद के, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। वी विल रिलाई ऑन कॉन्क्रीट एविडेंस और जिस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी विल शेयर विद यू। अल्लाह ताला मुरीद और खिजर की मग़फ़िरत करे और इनकी अहलिया ज़ारा और इनके सारे ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता करे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस केस के बारे में तो आपको अपडेटेड रखेंगे ही, लेकिन कुछ सियासी मामलात का तज़किरा लग रहा है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रुखसती का वक्त करीब आ रहा है। बिल्कुल जी, आपको कल से हम ये जिक्र भी कर रहे हैं, आज जरा हमारे पास ज़्यादा डिटेल है। आपको बताते हैं कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी। हुकूमत चेयरमैन को बचा ले, बज़ाहिर तो ये नामुमकिन लगता है। चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद जमा करा दी गई है, जिस पर 44 अरकान के दस्तखत भी हैं। अपोजिशन की जानिब से सेनेट का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी जमा करा दी गई है और अपोजिशन रहनुमाओं का सादिक संजरानी को मशवरा है कि वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं। अपोजिशन का हक होता है, इस तरह अपोजिशन अक्सरियत में कि अपोजिशन आज भी एक कंसेंसस चेयरमैन सेनेट बनाए। ये काम होने वाला है तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि चेयरमैन सेनेट साहब जो है, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि अपने आप को एक इज्जत के साथ अपने आप को कह लिया, अपना काम किया है, कि ये भी मॉडल स्टाफ उसके लिए भी बेहतर होगा, पार्लियामान के लिए भी बेहतर होगा। सादिक संजरानी बज़ाहिर मैदान खाली छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। अपोजिशन की रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट का मनसब मुस्लिम लीग नून को देने पर इत्तफाक किया है। हुकूमत का मगर दावा है कि अपोजिशन किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं है। एक आईनी प्रोसेस है, वो आईनी प्रोसेस चलेगा, उसमें नंबर्स की गेम है, तो इसमें हम कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं हुई इसके। सादिक संजरानी ने क्या गलत किया कि उनको हटा रहे हैं? कोई रीजन होता है ना, कोई चीज होती है, तो ये ऐसे ही है। इनकी कोई जमहूरी सोच नहीं है, इनकी एक सोच है करप्शन करप्शन करप्शन। इनका चेंज करना मुश्किल होगा। मैं कह रहा हूँ इनके आपस के अंदर जो है ना बहुत प्रॉब्लम है। बहुत नाम है जो चेयरमैन सेनेट के लिए। कौन से 6-7 नाम आप कह रहे थे? आपको पता ही होगा, मैं नहीं लेना चाहता। आपको ये भी बता दें कि रहबर कमेटी का अगला इजलास 11 जुलाई को यानी कल होगा और कल ही नए चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। इसी पे हम ज़रा पर्सपेक्टिव लेंगे डिफरेंट पार्टीज से। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। ये सबसे पहले तो ये बता दें कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैनशिप से हटाने की बुनियादी वजह क्या है और इनके तर्ज अमल में ऐसा क्या मसला है जिसे बातचीत से हल नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ हटाना पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ कि चूँकि रहबर कमेटी में ये फैसला हुआ है APC की कि चेंज होना चाहिए चेयरमैन सेनेट को, और चेयरमैन सेनेट के चेंज होने से ज़ाहिर है हुकूमत पर दबाव बहरहाल बढ़ेगा, इसलिए कि जो भी था हाउस उन्होंने गैर जानिबदाराना तरीके से चलाने की कोशिश की और वो आदमी बुनियादी तौर पे एक अच्छे इंसान है,
कोई ज़ाती तौर पे मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स होती है इसके अपने डायमेंशंस, डायनामिक्स अपने अपने होते हैं, और उन डायनामिक्स में मेरा ख़्याल है कि पहले भी होना ये चाहिए था कि हमारा बनता, और पीपल्स पार्टी जो है और अपोजिशन में थी उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त नहीं बन सका था। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये दबाव बढ़ाने का एक तरीका है, और इसके बाद ये तहरीक जो है हमने उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक ये हुकूमत गिर नहीं जाती एक जमहूरी और आइनी तरीके से। तो उसमें ये आइना तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि सबसे पहले यानी कि मरहले में ये यानी कि दिखाना है, अपनी संजीदगी भी दिखानी है, और ये भी दिखाना है कि हुकूमत को किस तरह से दबाव में लाएंगे। और उसके बाद फिर अगले मरहले में और बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि 25 जुलाई को जलसे होंगे, इब्तिदा होगी बाकायदा एक पब्लिक के अंदर आज की। मुशाहिद साहब, हुकूमती नुमाइंदे आज भी ये समझते हैं कि अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक नहीं है, संजरानी साहब को नहीं हटाया जा सकेगा। अभी हमने फैसल जावेद की गुफ्तगू भी सुनाई। अपनी कामयाबी यकीनी बनाने के लिए क्या अरकान से हलफ वगैरह लिया है आपने? कैसे लोगों पर एतमाद करेंगे? धोखे भी हुए भी हैं, अब भी हो सकता है। देखिए, बात यह है कि ये जो हलफ वाली बात होती है, हमने कोई हलफ नहीं लिया, ना हमारा हलफ लेने का कोई इरादा है। इसलिए जिसने यानी कि बेवफाई करनी होती है वो हलफ से भी बेवफाई कर देता है, माजी में इस तरह से देखा गया। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि हुकूमत की सफ़ों में यानी कि इत्तेहाद नहीं है। अख्तर बैंगल साहब बड़ी खुल के कह चुके हैं कि वो मुख्तलिफ इशूज़ में, शायद जिसमें एक इशू ये भी है कि जिसमें वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े हुए। तो हुकूमत की इत्तेहादी जमात अगर खुल के अपोजिशन की हमायत कर रही है इस इशू पे, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हुकूमत जो है उसकी सफ़ों में इंतशार है, और होना भी इसलिए चाहिए कि हुकूमत नहीं कर सकी। अपोजिशन मेरा ख़्याल है इंटैक्ट है मुकम्मल तौर पे, बल्कि हो सकता है इस तरह का भी कोई सरप्राइज़ आए कि हुकूमती सफ़ों से कुछ वोट हमें जो हैं वो पड़ जाएँ। मुशाहिद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अपोजिशन के फार्मूले के तहत अगला चेयरमैन सेनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, लेकिन अब भी ये हम बाकी है कि नाम जो है वो नहीं दिया गया, फैसला कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रेज होते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन मुश्तरका तौर पर कुछ फाइनल करेंगे, कुछ नाम सामने लाएंगे? हमें ये कहा गया था APC की तरफ से एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करके कि आप 9 जुलाई को जाके रिक्वेजिशन फ़ाइल कर दें, और वो जो मतलब रेजोल्यूशन जो है वो भी फ़ाइल कर दें। वो दोनों चीज़ें हमने फ़ाइल कर दी हैं। उसमें जितनी ज़रूरत होती है सेनेटर्स के साइन की, उससे कहीं ज़्यादा हमने 38 से ज़्यादा जो है वो हमने रिक्वेजिशन पे साइन कराए, और 50 से ज़्यादा हमने रेजोल्यूशन पे साइन कराए। तो हमारे पास एक कंफर्टेबल, हालांकि अभी लोग बहुत सारे बाहर जा चुके गए हुए हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, अभी क्योंकि हाउस भी नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे इतना आसान नहीं होता इकट्ठा होना, और वैसे भी अभी दिन बाकी है। इस वक्त भी कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, हमारे तो काफ़ी सारे लोग नहीं थे। फिर भी यह है कि हमारी एक अच्छी खासी तादाद जो है आज अपोजिशन की मौजूद थी। वो बज़ाहिर तकरीबन साफ आज भी नज़र आ गया है कि अक्सरियत जो है वो किसके पास है। तो फ़ैसला जो है किसने होना है किसने नहीं होना, अगर मैं इनका मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार जो रैबर कमेटी की मीटिंग होगी एम्बेसडर होटल में, वहाँ पे इसका फैसला होना है। बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं जिनमें से एक इनका नाम भी शामिल है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल्लाह काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं इस अहम मामले पर। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। सादिक संजरानी साहब को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास नंबर्स भी हैं, और अब तो बड़ी सीरियसनेस भी दिखाई जा रही है। आप कैसे रोक पाएंगे इन्हें? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तादाद उनकी पास अपोजिशन बेंचेस के पास ज़्यादा है। हम राब्ता कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं बेंचेस में से कुछ जमातों के साथ इस बुनियाद पे कि ये बलूचिस्तान को पहली मरतबा नुमाइंदगी मिली है वफाक में, और ये
पॉलिटिकल क्वेश्चन बड़ा है, उसकी अददी हैसियत गर्चे जमहूरियत में होती है, लेकिन वो सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। तो हम अपनी बात को सियासी अंदाज में उनके सामने रख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि चेयरमैन सेनेट की पोजीशन को सिक्योर कर सकें। अच्छा काकर साहब, ये भी एक थॉट आती है दिमाग में कि हुकूमती जमातें अगर सादिक संजरानी साहब को बचाना चाहती हैं तो क्या बेहतर नहीं कि इसके लिए सियासी रास्ता इस्तेमाल किया जाए? कोई राब्ते होते, कुछ शराइत पर बात हो जाती, ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, हमने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल खान साहब ने नेशनल पार्टी और उनके वफ्द से इस सिलसिले में मुलाकात की। मैं ख़ुद उस वफ्द का हिस्सा था। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब शहबाज शरीफ साहब से इस सिलसिले में रब्ता किया और जमीयत उलमा इस्लाम से हमने रब्ता करने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ सियासी धड़ों से हमने चेयरमैन सेनेट के हवाले से गुफ्तगू भी की है, अप्रोच भी किया है। कुछ का हमें जवाब मौसूल हुआ है, कुछ ने अब तक खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सियासी रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमने पूरी कोशिश की है इस सिलसिले में। शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस इशू में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। बाबर आजम की इनिंग्स ना बार बार देखो तो मजा आता है। इस राइजिंग स्टार की बात भी हम करेंगे और इस बात करने के लिए भी हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त स्टार मौजूद हैं। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब, जो उस ज़माने की स्लो क्रिकेट में भी 45 मैचेस में 2000 रन बना चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर अब्बास साहब, बाबर आजम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी अब बन चुके हैं। अच्छी बात है कि उन पर आँख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो बाहर परफॉर्म करते हैं और अंदर भी परफॉर्म करते हैं। ऐसी क्या खास बात है जो किसी दूसरे बैट्समैन में नहीं है? बिल्कुल, ये सब लगन की बात होती है जी। बात ये है, जिसको बैटिंग बहुत पसंद होती है, विकेट पे रहना बहुत पसंद होता है, ये चीज उन्हीं के हाथों में जाती है। तो जैसे अभी आपने फरमाया कि आप उन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लगन है बैटिंग करना। ये चीजें सिर्फ उनको मिलती हैं कि जो कि विकेट पे ठहरना पसंद करते हैं, विकेट टीम की सिचुएशन को समझना शुरू कर देते हैं और उनको ये पता होता है कि हमारी टीम को मेरी बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए, बात दरअसल ये है, सिर्फ एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा बोझ डालना भी सही नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा बोझ डाल देंगे एक प्लेयर पे, तो फिर जो है, आखिर एक इंसान है, मशीन है, वो भी जो है वो थम जाती है। लिहाजा सारे लोगों को, अगर सारे प्लेयर्स जो हैं उसका साथ देंगे, तो इसकी लंबी बैटिंग करने की उम्र भी ज्यादा होगी और पाकिस्तान के लिए ये ज्यादा सर्व भी कर सकेगा। बाबर आजम नो डाउट कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हमें उन पे बहुत नाज है, लेकिन इनकी चीज़ों को समझने के लिए दूसरे प्लेयर्स को भी उन जैसा प्लेयर बनना पड़ेगा, जब ही पाकिस्तान के पास अच्छे बैट्समैन हासिल हो सकेंगे। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, ये भी बताइएगा कि बाबर आजम ऑब्वियसली अभी तो नौजवान हैं, 24 साल के हैं, लेकिन अभी से उनका मुवाजना जो है वो पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के लेजेंड्स लाइक जावेद मियादाद, इंजमाम उल हक और ऑब्वियसली आपसे भी किया जाने लगा है। आप जैसा मकाम पाने के लिए बाबर आजम मजीद क्या कर सकते हैं, क्या करना होगा उन्हें? कोई मशवरा देंगे? मुझे उन पे बहुत नाज है। शुक्र है कि कोई ऐसा बैट्समैन आया जिनकी मिसाल दी जाती है, प्लेयर्स की मिसाल दी जाती है। और मैं तो जब भी मिलता हूँ बाबर को बहुत समझाता हूँ, देखो मियाँ, विकेट पे खड़े रहो, कंसिस्टेंट प्लेयर होगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ तुम्हारा नाम आएगा, तो ये कम छोटी चीज तो नहीं है ना। लिहाजा अभी उनको मोरल बूस्टर चाहिए हर सूरत में। बड़े जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको समझाया करें और कोच समझाए, और यही सारी चीजें हैं। लेकिन बात दरअसल यही है कि आराम और प्यार से एक चीज अगर दिमाग में चली जाती है और खुद बैट्समैन को खुद मजा आता है बैटिंग करने का। देखिए, जब तक के एक बैट्समैन क्रीज पे होता है,
सारी दुनिया उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रही होती है, और जब वो ड्रेसिंग रूम में चले जाता है तो कोई भी उसको देख नहीं पाता है। लिहाजा अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उनको परफॉर्मेंस जब अच्छी देंगे तो ज़्यादा देर तक आप टीवी पे होंगे, ज़्यादा देर तक आप दुनिया बात करेगी, और जैसे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे जिस तरह के हैं तो लोग जो है सिर्फ उनका ही नाम लिया करेंगे। भाई अब हमारे पास एक प्लेयर आया है जिस पर हम बहुत ही ज़्यादा तवक्को कर सकते हैं। भाई साहब, अभी हम बात कर रहे थे आपस में भी और आपसे भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान को बाबर जैसे कई और बैट्समैन दरकार हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्लब लेवल क्रिकेट में क्या तब्दीलियां लाई जाएं कि एक बाबर आजम ना हो? हम और बहुत से लड़कों की बात करें इसी तरह यहाँ पे। ये जो बाबर आए हैं ये कोई स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से आए हैं, ये अपनी मेहनत से आए हैं। हर प्लेयर जो है जो बड़ा नाम पैदा करता है अपनी मेहनत से पैदा करता है। स्ट्रक्चर आप जितने मजीद चेंज करते रहें तो प्लेयर जो है वो सिर्फ अपनी मेहनत से ही आएगा, ये याद रखिए। और सिर्फ यही होता है कि जो इनका कोच होता है वो उसको किस तरह से डील करता है, वो किस तरह उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कोशिश होती है वो खुद प्लेयर की होती है। अगर प्लेयर जो है उसकी समझ में कुछ नहीं आता तो उसके पास कितना अच्छा टैलेंट हो वो पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा होगा। लेकिन अगर टैलेंट भी हो और समझदार भी हो, मौके की नज़ाकत से बैटिंग करता हो तो वो पाकिस्तान के वो जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम प्लेयर होता है, और जिस तरह के बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ज़हीर अब्बास साहब रहे थे और उनका यही कहना था, मशवरा दे रहे थे कि और कैसे हमारे इतने बैट्समैन हो सकते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू गो। मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो, लेवल उस पर आप क्रिकेट खेलें, दैट इज़ बिसाइड्स द प्रॉब्लम। आपकी अपनी गेम अच्छी होगी, यू विल बी नोटिस्ड एंड यू विल बी रिकग्नाइज्ड। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। एक ट्रिब्यूट हमने शामिल करना है और एक शेर जो मेरे जहन में फंसा हुआ है, अटका हुआ है सुबह से, हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। कोशिश के बावजूद अभी तक न छुप सके जुल्फों के पेचो खम में ज़माने के पेचो खम। समझ आई आपको? नहीं समझ आई आपको? कि कोशिश तो बहुत की लेकिन ज़माने की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, पेचोखम इतने ज़्यादा हैं कि उसमें तुम्हारी जुल्फ़ों का जो हुस्न है ना वो भी हमें भूल जाता है। हमने कोशिश की कि तुम्हारी जुल्फ़ों के पेचोखम में ज़माने के पेचोखम छुप जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। That is deep and sad, absolutely। और उर्दू के नाम पर अफसाना निगार, शायर, नाक़िद, कॉलम निगार, मुहक्किक, मुतरजम और सहाफ़ी अहमद नदीम कासमी साहब की 13वीं बरसी है। अहमद नदीम कासमी का असल नाम अहमद शाह था और वो खुशाब में पैदा हुए। अहमद नदीम कासमी का शुमार अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के बानियान में होता था। अहमद नदीम कासमी लाहौर मुंतकिल हुए और यहाँ उनकी मुलाकात इम्तियाज़ अली ताज से हुई। अच्छा जी, बिल्कुल। लाहौर में उनकी मुलाकात इम्तियाज़ अली ताज साहब से हुई, जिन्होंने उन्हें माहाना रिसाले फूल की इदारत सौंपी। और कासमी साहब की शायरी की इब्तदा 1931 में हुई थी, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर उनकी पहली नज़म रोज़नामा सियासत लाहौर के में शाया हुई थी। और इनकी शायरी मजमूओं में बहुत से नाम हैं। धड़कने, रिमझिम, दश्ते वफा, मुहीत, अफसानवी मजमूओं में चौपाल, बगूले, कपास का फूल, नीला पत्थर और कोह पैमा शामिल हैं। इन्हें पंजाब का प्रेमचंद भी कहा जाता है और 10 जुलाई सन 2006 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। बचपन में हम सब ने जितनी डिबेट्स की हैं या तो तकरीरें इस शेर से शुरू की हैं या इस पे ख़त्म की हैं, तो ये तो सबको मेरा ख्याल है बाय हार्ट याद होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है ना अब्दुल्ला, मैं कितनी ऑब्जर्वेंट हूँ। हम भी इनकी वीडियो अहमद नदीम कासमी साहब की लगी हुई थी और पीछे आप वो शामियाना देख रहे थे जी, जिसकी वो बचपन में एग्जैक्टली वो बचपन में जब हमारे किसी की शादी होती थी, हमारी कजन्स वगैरह बाजियाँ जो होती थी बड़ी, तो ये शामियाने लगते थे इतने कलरफुल के दुल्हन के ड्रेस से ज़्यादा कलरफुल शामियाना होता था। अब आई लाइक इट एक्चुअली, अब वो बड़ी अच्छी मेमोरी। अच्छा, कुछ बातें हमने वो करनी है जो शायद आपको पसंद ना आए लेकिन हमें करनी बहुत ज़रूरी है। बिजली के बिल मुसलसल बढ़ते रहेंगे, FATF की शराइत भी मानना होंगी, टैक्स वसूलियों में इजाफा लाजमी होगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ डील की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तानियों का रिपोर्ट देखकर ही खून खुश्क हो रहा है। हम जो है आपको बताने के लिए कुछ डिटेल्स। IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को आइंदा माह बिजली के रेट्स
रुपए फी यूनिट बढ़ाना होंगे। यूनिट की बात कर अंदाजा करें आप। और पार्लियामेंट को बताया गया है कि बजट में 516 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए, जबकि हकीकत में 733 अरब 50 करोड़ रुपए के टैक्स लगे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली की पूरी पैदावारी कीमत सार्फिन से वसूल करने का फैसला भी कर लिया है। रवां साल महंगाई की शरह 13% तक जाएगी, 13% तक जाएगी। हुकूमत ये भी कह रही है कि इतने टैक्स नहीं लगाए और पेट पर पत्थर बांधने की तलकीन भी कर रही है। 30,000 अरब का कर्जा है, 97 अरब डॉलर का कर्जा इनहेरिट किया जो अब 100 अरब से तजावज़ कर गया। 8 अरब डॉलर तो हमने पे किया आके। तो इसलिए हमें सबको अपने पेट जो है वो उन पे पत्थर बांधने की ज़रूरत होगी। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मुझे एक नया टैक्स बताएं जो हमने लगाया हो। सिर्फ एक इजाफा है चीनी में जो 3 रुपये 26 पैसे का है। महंगाई की जो कुछ वजूहत में से एक वजह ये भी है कि हमारा जो रुपये डॉलर पैरिटी है वो एकदम से डिस्टर्ब हुआ। आपको ये भी याद दिला दें कि ऑपोजिशन तो पहले ही इस सूरत हाल से खबरदार कर रही थी। ये जो तजाद है IMF की रिपोर्टों में, वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट्स में, वो तो खुद असम्बली में आई नहीं, लेकिन ये तजाद भी हम असम्बली में उठाएंगे। खुशखबरी दी है चेयरमैन FBR ने कि मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो पता नहीं फिर कैसे 1450 अरब का 1550 अरब का इजाफी टैक्स का बोझ अवाम पे डाल दिया है। जो मंदरजात मैंने अखबारात में पढ़े हैं उसके तहत तो अब हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत के हाथ में नहीं है। हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने IMF को दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रियल स्टेट और ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने, टैक्स मरात और छूट ख़त्म करने, प्रॉपर्टी की कीमतें मार्केट वैल्यू के करीब लाने की यकीन दहानी कराई गई है। माहिर मौशियात अकबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा मालूम करते हैं जो नई रिपोर्ट आई है जिससे खून खुश्क हो रहा है, इसके क्या असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जैदी साहब। IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा होता रहेगा, टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, महंगाई तो इसी साल 13% तक जाएगी। तो ये मान लें कि आवाम के लिए अब बहुत ही बुरे दिन ऑलरेडी आ गए हैं, आगे और बुरे दिन हैं। मेरे ख्याल है ये एक अच्छी बात होगी कि IMF ने पहले से ही बता दिया कि बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, हर 4 महीने के बाद बढ़ेंगे। बल्कि 4 महीने नहीं, अगले महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में बढ़ेंगे। और ये जो अंदाज़ा है कि अफरात दर 13% की हो जाएगी, मेरे ख्याल है ये कम है, इससे कहीं ज़्यादा होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगला साल ये माली साल जो आ रहा है इसमें अफरात दर तकरीबन 15-16% होगी। यानी आज की जो चीज़ हम देख रहे हैं, जिस रफ्तार से चीज़ों की कीमत बढ़ रही है उससे दुगनी हो जाएगी। तो ये तैयार हो जाएं कि यहाँ पे महंगाई की सुनामी आने वाली है इससे। अच्छा जैदी साहब, एक ऑब्वियसली तशवीशनाक तो हर चीज़ ही हमें लग रही है और ये हम नहीं कह रहे, लेकिन इस रिपोर्ट से ये भी जाहिर हो रहा है, पता चला कि हुकूमत ने ना आवाम को ना पार्लियामान को किसी को भी टैक्सों की रकम ठीक नहीं बताई थी। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ये देखें, ये तो वाज़ेह भी हो गया कि IMF जो कह रहा है और जो हमारी हुकूमत कह रही थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि तजाद है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि हुकूमत ने पूरी बात आवाम को बताई नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं बताई। और अब जो मुसव्वदा है, पहले तो ये बात हो रही थी कि ये मुआहदा हो गया, समझौता हो गया, सौदा हो गया। अब बाकायदा एक पूरा मुसव्वदा है जिसमें पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो उससे बहुत सारे आदाद शुमार में थोड़ा शक आ रहा है। यानी जो बताया था कि ग्रोथ रेट होगी, हमारी मईशत अगले साल, इस साल इक़्तिसादी साल में जिस रफ्तार से बढ़ेगी, IMF का ख्याल है कि उससे भी कम हो, 2.4% कह रहे हैं, यानी जो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरह से जो कुछ टारगेट्स वगैरह दिए हैं वो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है कि हमारी हुकूमत जो है टैक्स लगा के जिस तरह से भी कोशिश करे पूरे कर सकेगी। ये जो साल आ रहा है, ये जो साल चल रहा है इक़्तिसादी साल, जो अगले 11-12 महीने हैं, ये बहुत तरीन साल होगा कई सालों के बाद जाके। बहुत सख्त तरीन साल होगा। अकबर जैदी साहब बता रहे थे, वो तो हमें पता लगना क्या शुरू हो गया है, हम सबको तो अभी से लग पता गया है। और पार्लियामेंट को जो बजट सेशन में बताया गया था कि 516 अरब के टैक्स लगाए गए हैं, जबकि हकीकत में 733 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। तो ये तो मोर देन 200 का डिफरेंस आ गया, तो वो भी बता देते, मतलब उसको निकालने की क्या ज़रूरत थी। बट एनीवे, सब कुछ आपके सामने अब साफ साफ है।
सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कौमी असम्बली के अजलासों के दिनों के अलावा किसी कमेटी का अजलास ना बनाने का हुक्मनामा अब सामने आया है। स्पीकर की ज़ात पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये सारा मामला बज़ाहिर हुकूमती डिक्टेशन के तहत काम करना स्पीकर का मनसब नहीं। स्पीकर असद कैसर ने हिदायत दी है कि कायमा कमेटी के अजलास सिर्फ कौमी असम्बली सेशन के दौरान ही बुलाए जाएँ। ज़राए ने बताया कि कायमा कमेटियों के अजलासों पर पाबंदी ज़ेर हिरासत अपोजिशन अरकान के बायस लगाई गई, क्योंकि ज़ेर हिरासत अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर पर कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करते हैं। अपोजिशन कहती है कि कौमी असम्बली का साल में 130 दिन इजलास होता है, बाकी दिनों में कायमा कमेटियों के इजलास नहीं होंगे तो पार्लियामेंट गैर फाल हो जाएगी। पार्लियामान के अंदर से ही पार्लियामान पे हमला हुआ है कि हमारा स्पीकर साहब जो है और डेप्यूटी स्पीकर साहब जो है, आज इस वक्त जब ये नोटिफिकेशन निकला, बैरून मुल्क है, सरकारी खर्चे पे बैरून मुल्क पे क्रिकेट खेलने या क्रिकेट देखने जा रहे हैं। जो कहते हैं कि वो मौत से नहीं डरते, तो एक प्रोडक्शन ऑर्डर से डर गए ना। जी स्पीकर तब वो तो असेंबली में भी पाबंदी लगा दे, अगर स्पीकर छोड़े तो वो असेंबली में पाबंदी लगा देगा। वो नहीं चाहते कि असेंबली चले। और आपको ये भी बता दें कि हुकूमत कह रही है कि सियासी नहीं इंतज़ामी फैसला है जो बचत के लिए किया गया है। देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मूव नहीं है। इसमें बेसिकली ऑस्टेरिटी जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं वैसे आपसे बात करता हूँ कि एक शख्स जो है उसकी तफ्तीश हो रही है, और तफ्तीश हो रही है कि उसने घिनौने जुर्म किए हैं, और वो सारा दिन जो है वो वहाँ बैठा रहे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी इजलास में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत किसी भी रुकन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने की हिदायत की थी। ये हम आपको याद दिला रहे हैं। इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे। और पिलडेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है बिलाल साहब। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के इजलास अब असम्बली इजलास के दिनों में ही बुलाए जाएंगे। स्पीकर की जानिब से ये ऑर्डर आ गया है। अपोजिशन को लगता है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स को जो है आने की जो रोकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये ऑर्डर पास किया गया है। इस बात में आपको वजन नज़र आ रहा है कुछ? मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं ख़ुद भी इस सर्कुलर के बारे में पढ़ के और जान के बहुत हैरान हुआ हूँ, क्योंकि असम्बली के कवायद के अंदर जो रूल नंबर 225 है उसमें बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये असम्बली किस दिन में, असम्बली की किसी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास किस दिन बुलाया जाएगा, इसका तयन उस कमेटी का चेयरमैन करेगा कायदे के मुताबिक। यानी इसका तयन करने के लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो ये कि जिस दिन चेयरमैन का इंतखाब होगा कमेटी के, उस दिन स्पीकर से मशवरा किया जाएगा, वरना ये कमेटी का चेयरमैन कमेटी के सेक्रेटरी के साथ मशवरा करके इसकी तारीख़ का तयन करेगा। तो मेरे ख़्याल में तो ये रूल्स में इसकी गुंजाइश नहीं थी। ये बहुत गैर मामूली सा सर्कुलर है और इसका बैकग्राउंड कुछ वाज़े नहीं है। और अगर इसमें अपोजिशन ये कह रही है कि इसमें इसका मकसद ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स को, जो कि असम्बली के सेशन के अलावा भी बाकी दिनों में जारी हो सकते हैं, क्योंकि कमेटी को भी ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है, तो ग़ालिबन उसमें कोई वज़न नज़र आता है उनको, यानी शक की बुनियाद फराहम हो जाती है। राइट। ये बताइएगा अहमद बिलाल साहब कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स रुकवाना तो खालिसतन हुकूमत और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, जिसका इजहार भी किया जा चुका है उनकी तरफ से। स्पीकर को इस तरह डिक्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर का मनसब इस बात की इजाज़त देता नहीं। वैसे आइनी तौर पर उनका किरदार क्या होना चाहिए, क्या वो ये कर सकते हैं? ये जब तक असम्बली के रूल्स का एक हिस्सा है प्रोडक्शन ऑर्डर, रूल 208 ग़ालिबन, तो उस वक्त तक ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने होंगे रूल्स के मुताबिक, जहां स्पीकर साहब ये समझेंगे कि ये ज़रूरी है। और हर जगह इस तकरीबन ज़रूरी होती है, कोई एक्सेप्शन ना हो जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे इसका मामला ये होता है कि आपने जिस इलाके से असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ है उस इलाके के लोगों की तर्जुमानी या उसकी नुमाइंदगी फ़राहम करना ज़रूरी होती है। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है तो अब उस इलाके के लोगों का कोई कसूर नहीं है कि उनको वहाँ पे नुमाइंदगी ना मिल सके, इसलिए वहाँ पे इस बुनियाद पे उस मेंबर को वहाँ पे असम्बली के अंदर आके अपनी बात करने का मौका दिया जाता है, वो ज़ेर हिरासत ही क्यों ना हो, ताकि अवाम, उस इलाके के अवाम हक़ नुमाइंदगी से महरूम ना रहे।
तो ये गालिबन अगर प्रोडक्शन आर्डर के बारे में कोई एतराज़ है और उसमें किसी तरमीम मकसूद है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है। असम्बली की एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रिविलेजेस, तो उस कमेटी को रेफ़र किया जा सकता है मामला, वो कोई इस बारे में सिफारिश करे तो पूरी असम्बली फिर उसको अप्रूव भी कर सकती है। लेकिन जब तक ये ना हो उस वक्त तक ज़ाहिर है में एक राय रखना तो अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता जब तक वो रूल्स के अंदर तरमीम ना हो जाए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, हुकूमती हलकों की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस इक़दाम का मकसद जो है ईवान के अखराजात कम करना है। अभी हमने एक क्लिप भी चलाया जिसमें प्रेसिडेंट अलवी भी ये बता रहे हैं कि ऑस्टेरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये मेजर लिया गया है। अगर ये वजह है तो क्या इसका खैर मकदम नहीं किया जाना चाहिए? हकीकत यह है कि अगर यही मकसद हो तो इसका खैर मकदम भी करना चाहिए और इसमें तावन भी करना चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मती से एक ऐसे हालात में ये फ़ैसला सामने आया है जिसमें शकूक व शुबहात पैदा होना बड़ी फितरी बात है कि असल बात ये ऑस्टेरिटी नहीं है। देखिए, कफ़ायत शुआरी की मुहिम का अगर तकाज़ा ये तय कर लिया गया है कि असम्बली के सेशन के दौरान में कमेटी की मीटिंग्स होंगी तो ये कोई बुरा फ़ैसला नहीं है, लेकिन फिर आपको कुछ और मामले भी तय करने होंगे, खाली ऐसे नहीं छोड़ सकते। मसलन बरतानिया में कमेटियों की मीटिंग्स उसी ज़माने में होती हैं जिस ज़माने में पार्लियामेंट का सेशन होता है, यानी दारुल अवाम हाउस ऑफ कॉमन्स का सेशन होता है। लेकिन फिर वहाँ पे दारुल अवाम की कोई कोरम की शर्त नहीं है कि वहाँ कम अज़ कम इतने मेंबर हो, ज़रूरी होने चाहिए वरना इजलास नहीं हो सकता। तो अगर आप मसलन उसी दिन कमेटी का भी इजलास बुलाएँगे और उसी वक्त असम्बली का इजलास भी बुलाएँगे तो ज़ाहिर है कि फिर मेंबर तो दो जगह बढ़ जाएंगे, फिर असम्बली की कोरम पूरा नहीं हो सकता, और अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो फिर इसका मतलब कोरम की शर्त ख़त्म करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। बलदाद के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि कमेटियों के इजलास उसी दिन हों जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास हो, लेकिन फिर उसमें शर्त नहीं होती कि अगर कोरम पूरा ना हो तो इजलास नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मेंबर्स की ज़ाहिर है टेंशन डाइवर्ट होती है, या तो वो कमेटी में बैठ सकते हैं या फिर वो सेशन में शिरकत कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब एक और आपको वैसे ये इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बहुत बड़े दुनिया के जो स्पोर्टिंग स्टार्स हैं जिनका मतलब कहीं भी किसी मुल्क में भी वो स्पोर्टिंग स्टार हों, लेकिन पूरी दुनिया को पता होता है इफ़ दे फॉलो दैट स्पोर्ट, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, और उसकी वजूहात क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, आपको बताएं कि लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना हो या फिर बॉक्सर माइक टायसन या फिर गोल्फ के खिलाड़ी जॉन डेली, वो मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में ये सब शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए, और इन सब खिलाड़ियों की मुश्किलात की मुश्तरका चीज़ थी रिटायरमेंट और कुछ हद तक मंशियात का इस्तेमाल भी। हर कोई कमेंटेटर या कोच बन जाए ये ऑब्वियसली मुमकिन बिल्कुल नहीं है, और दुनिया में आज के 5 बड़े फुटबॉलरों में शुमार किए जाने वाले, अभी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्राज़ीलियन सुपरस्टार है नीमार, उन्होंने अपना जो है वो स्कूलिंग भी ख़त्म करने से पहले ही प्रोफेशनल फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी थी। तो वी आर जस्ट टेलिंग यू कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर क्या रह जाता है। हाँ जी, और खिलाड़ी ज़्यादातर मनशियात के आदी भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतना पैसा और इतना फेम आता है तो उसके साथ ये बुरी आदत भी समहाउ लगी जाती हैं। मनशियात के आदी होने के बाद मैराडोना की माली हालात में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि इस आदत ने उन्हें दिवालिया कर दिया है, लिटरली बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, बाहर के मुल्कों में तो और ज़्यादा मुश्किल होता है इस किस्म के नशे करना। माइक टायसन को 2 बार रेप और तशद्दुद करके के जुर्म में जेल हुई है, जिसके बाद 2003 में वो माली तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तो ये बहुत से स्टार्स की कहानी है। उसके बाद फिर इनका फ्यूचर क्या होता है, इनको किधर कोई इनके मुताबिक जॉब्स जैसे कोचिंग कर लें, आप किसी स्मॉल टीम्स की, छोटी जो टीम्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उनकी कोचिंग कर लें, बड़े लकी होते हैं कि इसके बाद उनको इस किस्म का काम मिल जाए। जैसे कि मैराडोना, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से दुबई में रहते हैं और वहाँ की एक टीम है जिनको कोचिंग के लिए रखा गया, और उनको बड़ा अच्छा इसके पैसे भी मिल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एक होटल में वो पिछले 2-3 सालों से रह भी रहे हैं, एंड ही इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंटली स्पॉटेड इन दुबई एज वेल। लेकिन जो उनका लेवल ऑफ मैं कहती हूँ फेम एंड वेल्थ एंड रिस्पेक्ट था वो बहुत कम हो गया।
अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे एक दिन से 2 दिन से गर्दिश कर रही है, तो हमने सोचा आपको भी दिखाएं इन केस यू हैव मिस्ड इट। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। All that glitters is not gold। कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड में जब मकामी लोगों ने ऑरेंज रंग का एक नायाब परिंदा देखा, और मैंने भी जब इस परिंदे की तस्वीर देखी मैंने कहा वाओ भाई, मकाओ बर्ड्स तो तोता तो देखा था, ये ऑरेंज रंग का परिंदा है। हल्दी तो नहीं गिर गई थी इसके ऊपर? लग रहना वैसे, अब्दुल्ला सच बताओ, लग नहीं रहा किस पे हल्दी गिरी हुई है? ऐसे ही हुआ। Really? ये एक नॉर्मल सीगल था जो कि करी में, जो कि सालन में गिर गया था, हल्दी गिर गई थी, और जब इस ऑरेंज रंग के सीगल को धोया गया तो अंदर से नॉर्मल रंग का सीगल निकला। I swear I didn't know, और मैंने ये देखा भी नहीं। तो इसलिए आप कह रहे थे कि all that glitters is not लोग जो है ना gold। परेशान हो गए, कहते हैं जी कमाल हो गया, ये तो कोई नई नस्ल ढूंढी है हमने, इससे पहले तो ये परिंदा कभी देखा नहीं गया, लेकिन जब रंग उतरा, मेकअप उतरा। Why did you say कि जब मेकअप उतरा? I am just thinking कि ये किसी, मुझे हैरानी हुई कि यूके में इतनी हल्दी किस सालन में डाल दी गई। एग्जैक्टली यही कहने लगी थी कि किसी देसी शादी हो रही होगी, हाँ, कुछ देग बन रही होगी, और मतलब बिल्कुल इसके ऊपर हल्दी हल्दी हुआ है। खानों में तो इतनी हल्दियाँ होती नहीं है, तो लिहाजा या तो ये सीगल जो है पे भी डाल दें बस चले तो। हाँ एग्जैक्टली, और चावलों में भी जिनमें ज़रूरत नहीं भी होती, तो लिहाजा या तो 2 ही चीज़ें थी। देखें असली में तो ये निकला नहीं सुनहरा, तो या तो हल्दी में सालन में गिर गया था, कहीं बन रहा था जर्दा, हाँ, या फिर ये और बर्ड जर्दे जो की है देग में जर्दा रंग में डूबा है, ये एग्जैक्टली वही हुआ होगा, या फिर ये सीगल जो है ये माइयों बैठा हुआ है। वेरी नाइस, ये भी हो सकता है ना? और किसी मॉर्निंग शो पे जल्द इसकी रस्म होने वाली है। वेल नॉट आवर्स। तो अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन, इसको हमने बहुत एंजॉय किया। आपको दैट गोज विदाउट सेइंग कि हमारे शो पे तो ऐसी रस्में होती नहीं। हम सिर्फ ये आपको दिखा सकते हैं, यहाँ किसी की शादी नहीं हो सकती। अच्छा जी, अभी हमने आपको कुछ और बताना है। एनिमल एक्सपर्ट बर्फानी लोमड़ी की रफ्तार की वजह से काफ़ी हैरान हैं, और ये क्यों है ये आपने भी सोचा है, तो ये हम आपको बता देते हैं। ये लोमड़ी सिर्फ 76 डेज़ में, यानी 76 दिनों में 3506 किलोमीटर का फासला तय करके नॉर्वे से कनाडा पहुंची है। अंदाजा लगाइए, नॉर्वे से कनाडा? ये नेशनल हैबिटेट बहुत छोड़ रहे हैं आजकल इस तरह के जानवर। हाँ, ये मैंने एक दो ऐसी और भी न्यूज़ पोलर बियर पहुंच गया था ना, आपको पता है रशिया पहुंचा था पोलर बियर। लेकिन अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? किसी के साथ जाएं। अच्छा हाँ, लोमड़ी का तो हर्ड होता है। लोमड़ी एक दिन में औसतन 46 किलोमीटर चलती थी, बाज़ दिनों में इसने औसतन 155 किलोमीटर का फासला तय किया इन अ डे। नॉर्वे के पोलर बियर इंस्टीट्यूट में मौजूद रिसर्चर्स ने लोमड़ी के सफ़र का जायज़ा लेने के लिए इस पर GPS ट्रैकर लगा दिया था, और इससे पहले किसी लोमड़ी को इतना तवील सफ़र इतनी तेज़ी से तय करते हुए नहीं ऑब्जर्व किया गया है। I have a question. So they knew about this लोमड़ी कि इसको चलने फिरने का शौक है, इसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया और फिर इसको छोड़ दिया। रोक लो भाई, इतना चलते चलते वो कनाडा पहुंच गए। पता ये क्या था? ये एक एक्सपेरिमेंट था, सोशल एक्सपेरिमेंट। सोशल एक्सपेरिमेंट ही होगा, और ये लोमड़ी भी बड़ी बेनाइन सी होगी। चालाक लोमड़ी जो होती है ना हमारी यहाँ यूजुअली, हाँ वो वाली नहीं होगी। तो अगर ट्रैकर ही लगा रहे थे, 2-4 इसके साथी भी साथ दे देते, हाउ लोनली द लोमड़ी मस्ट बी। आई एम श्योर उनको मेरा ख्याल नहीं आया होगा। अगली दफ़ा वो आपका मशवरा सुन लेंगे। अच्छा जी, सुपर हीरोज़ की ज़बरदस्त फिल्म एवेंजर्स एंड गेम नई झलकियों दोबारा रिलीज़ होने के बाद बॉक्स ऑफिस बिजनेस में अवतार से अब तक पीछे है। और एवेंजर्स एंड गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने अपनी पहली रिलीज़ के बाद रिकॉर्ड कमाई करते हुए क्या क्या किया था ये जनाब? शोरा आफाक का डिजास्टर फिल्म टाइटैनिक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिल्म एवाटार को शिकस्त देने में नाकाम रही है। एवाटार याद है आपको? हाँ, एवाटार, वुड यू बिलीव, कैन आई से इट, आई नेवर लाइक्ड इट। और खबर पे जाते हैं। मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर तक रसाई मिले, लोगों को मिलने की इजाज़त हो, लेकिन जेल कवायद के मुताबिक खाना और औकात की पाबंदी भी तो ज़रूरी है। कैद बहरहाल कैद ही होती है। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत दोनों को लचक दिखानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ पर घर के खाने पर पाबंदी आयद कर दी, मगर उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। अदालत से भी मदद ना मिली तो कोर्ट लखपत जेल के बाहर जाकर बैठूंगी, ये उनका कहना था। भूख हड़ताल भी करना पड़ी तो करूंगी। डर इतना है जेल में बंद नवाज शरीफ का कि 5वें से 6ठा बंदा वो उनको मिलने नहीं देते। घर का खाना जाता है तो तकलीफ होती है, कोई पार्टी का साथी उनको मिल ले तो खौफ से टांगे लरजने लग जाती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत जेल कवानीन पर अमल करवाने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है।
हमने एक बोर्ड बनाया है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट होगा, जिसमें डायबिटिक के स्पेशलिस्ट होंगे और वो देखेंगे कि जो पिछले महीने से हर रोज वो गोश्त खाते हैं ये उन्हें खाना चाहिए। हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, उनका लाइटर फूड होना चाहिए क्योंकि दिल के आर्जे में, तो उनको कुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये घर से चीजें प्रोवाइड करें, वहां अच्छा साफ सुथरा खाना पक के मिलेगा। लाहौर के सारे जर्नलिस्टों को मैं जा रहा हूँ, बीट रिपोर्टर्स को, उसी कुक का पका हुआ खाना उनको खिलाएंगे, दिखाएंगे कितना साफ और अच्छा है। जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा, जेल मैनुअल में घर से खाना लाने की कोई इजाजत नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी इस पर एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को जेल में परहेजी खाना फराहम ना करना इमरान नियाजी की कातिल जहनीत का सबूत है, ये उनका कहना था। और इमरान नियाजी सियासी इंतकाम के बदतरीन दर्जे पर फायज हो गए हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज के मीडिया से बात करने पर पाबंदी भी लगा दी है। एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं इस मामले पर मजीद। माहिर कानून भी हैं मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब, मियां नवाज शरीफ जेल में हैं और बज़ाहिर उन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन उनके खाने से मुताल्लिक और मुलाकातों की पाबंदी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं खुसूसन मरियम नवाज़ के एतराज़ात में आपको लगता है कि वज़न है? फिर ये भी आर्गूमेंट है कि कैद तो आखिर कैद होती है, कुछ पाबंदियाँ तो होनी ही चाहिए। पंजाब हुकूमत का ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को घर से जो खाना आता है वो उनकी सेहत के लिए मुज़र है, वो बहुत मुरगन ग़िज़ा आती है, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को परहेज़ी खुराक दी जाए। और उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड भी शायद तश्कील दिया है, इसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो बीमारी लाहक है उसको जहन में रखते हुए उनके लिए क्या डाइट जो है वो सूटेबल होगी। अब ये दो मौक़िफ़ हैं जो इसके ऊपर हमारे सामने आते हैं। बहरहाल मियां नवाज शरीफ ये बात दुरुस्त है कि वो एक कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उनकी जो जिस फैसले के नतीजे में वो आए हैं उसका सियासत गहरा ताल्लुक़ है। तो कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत भी अपनी एक पोजीशन पर खड़ी है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं होती पंजाब हुकूमत को, लेकिन फिर भी बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिए जाते हैं हर उस ऑब्जेक्शन के ऊपर जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आता है या मियां नवाज शरीफ साहब के मौलिद से ना मिलने के हवाले से आता है। अब जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है कि जो उनके ज़ाती मौलिद हैं डॉक्टर अदनान वो उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन बाहर निकल कर कोई सियासी बयान ना दें, इस हवाले से तो ठीक है। लेकिन हर बात के ऊपर पंजाब हुकूमत का भी जो मौक़िफ़ समझता हूँ वो ओवर डू कर देते हैं या ओवर किल की तरफ जाते हैं। अच्छा मुनीब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी कुछ इक़दामात ऐसे सामने आए हैं जिन पर सवालात हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर को रसाई ना देना और मुलाकातों को महदूद करना। कानूनी तौर पर क्या हुकूमत के पास ये करने का इख्तियार है? देखिए, कानूनी तौर पर इख्तियार तो है क्योंकि पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जो पंजाब प्रिजन्स हैं वो पंजाब हुकूमत की दस्तरस के अंदर हैं। अब कानून के अंदर तब्दीली हो जाए, कुछ जेल मैनुअल्स बदल दिए जाएं या कुछ जेल रूल्स जो हैं या मैनुअल्स हैं उनका इतलाक़ बहुत सख्त कर दिया जाए, बड़ी रिजिड किस्म की एडहरेंस हो जाए उस कानून को, तो ये पंजाब हुकूमत कर सकती है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि हमने इस हवाले से मियाँ साहब को बड़ी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि जी जो सियासी लोगों का मिलना है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को फैमिली के लोग मियाँ नवाज शरीफ को मिल सकते हैं, जबकि कुछ अर्सा पहले तक जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पार्टी के लोग भी मिलते थे और लोग भी मिलते थे। मेरा ख्याल है जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, पंजाब हुकूमत शायद ओवर किल की तरफ जा रही है। ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन जाने क्यों उन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है और या किसकी इंस्ट्रक्शंस पे करना पड़ रहा है। जहाँ तक ज़ाती मौलिज की बात है वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अब लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म पर इजाज़त दी गई है कि वो डॉक्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब फॉर गिविंग अस द डिटेल्स। लेकिन एक बात है, वी आर जस्ट ग्लैड कि ये कॉन्वर्सेशन हो रही है बिकॉज नवाज शरीफ साहब के वहाँ होते हुए बाकी कैदियों पे भी ज़रा नज़र डाल ली जाए। मतलब अगर इनके खाने के लिए भूख हड़ताल करने की चीज़ें कही जा रही हैं तो बेचारे वो हु आर लैंग्विशिंग इन जेल फॉर ईयर्स फॉर डेकेड्स, और ना वो अपने लॉयर्स को मिल सकते हैं। वो बाकी कैदियों की मैं बात कर रही हूँ जो आम कैदी होते हैं, ना वो अपने लॉयर्स से मिल सकते हैं, ना वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो लग्जरी आइटम में आ जाता है। जितनी गुंजाइश है उससे ट्रिपल लोग मौजूद हैं और ना उनकी बेसिक हाइजीन और इम्यूनिटी का ख्याल रखा जाता है। या तो हेल्थ का तो कोई कंसर्न या नहीं तो है। आप जेल रिफॉर्म्स पे बात करें तो फिर बात आती है नेचुरली, आई डाउट कि कोई उधर जाने वाला है। बट ये दिस साउंड्स वेरी अनफेयर कि जस्ट बिकॉज योर फादर इज इन जेल तो आप उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बट हैविंग सेड दैट जेल होता है।
I mean, उसमें भी अगर टीयर्स होना स्टार्ट हो जाए प्रिविलेज के, तो वो फिर जेल तो ना रहा ना। You should and you have all the right to talk about your father, but at the same time you should talk about the issue of jail reforms and जेलों में बाकी कैदियों की हालत पर भी बात करनी चाहिए। और जब ये आपकी ऑपोजिशन माजी की बरसर इक़्तिदार हुकूमतें थीं तो उस वक्त जेलों की हालत बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया गया उस पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। और फिर ये प्रिविलेज, ये जो सारे A क्लास कैदी हैं इनको साइड पर रखें, बाकी कैदियों को देखें जिनके तो मतलब केसेस भी हेयर नहीं होते, 10-10 साल हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं हम। और ब्रिटिश एयरवेज के सार्फिन का बैंक डेटा चोरी होने का बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिस पर बरतानवी इंतजामिया ने एयरलाइन पर 18 करोड़ 30 लाख पाउंड्स का जुर्माना आयद किया है। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि हैकर्स की जानिब से उनकी वेबसाइट पर बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया गया। ब्रिटिश एयरवेज पर आयद किया गया जुर्माना 2017 की सेल का 1.5% है। क्या मतलब? जनाब, इनका जो डेटा है ना वो लीक हुआ है मुसाफिरों का। उसमें ज़ाहिर है जब आप एयरलाइन टिकट बुक करते हैं तो यू गिव ऑल योर डिटेल, योर एड्रेस, योर टेलीफोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एवरीथिंग, बेसिकली योर अकाउंट इवन आई गेस एट टाइम्स। सो इंटरनेशनल एयरलाइन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि वो जुर्माने के खिलाफ अपील और फ़ज़ाई कंपनी की पोजीशन का बेहतरीन अंदाज में दिफा करने का सोच रहे हैं। हैकर्स ने तकरीबन 5 लाख मुसाफिरों का डेटा चुराया। चोरी होने वाली मालूमात में सार्फिन के नाम, पोस्टल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की मालूमात शामिल है। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला हिसाब किताब भी है। और आपको पता है कि ब्रिटिश एयरवेज इज आल्सो गोइंग टू बी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, और हैज इट ऑलरेडी स्टार्टेड? आई गेस इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और मे बी वाज इट लेटर इन द ईयर। अच्छा चलिए, ये तो वो बात है कि जिसके बारे में हम जरा खुद कंफर्म कर लें। ओके, कराची में पानी का बहरान किसी से टकी छुपी बात नहीं, बेकाबू हो चुका है। K4 मंसूबा कहाँ है, ये सवाल कब तक करते रहेंगे। टैंकर माफिया का क्या इलाज होगा, शहरी पूछते पूछते हलकान हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। शहर कायद में किल्लत आब का मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया है। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, मगर सिंध के हुक्मरान जमात दावों और वादों से आगे नहीं बढ़ रही है और फिलहाल तो मुखालिफिन पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। पानी की कमी की वजूहत ठीक है, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत सिंध को वो रिसोर्सेज देनी पड़ेंगी फेडरल गवर्नमेंट को। कराची का पानी का मसला हल करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो किसी भी तरीके से हुकूमत सिंध खुद पूरा नहीं कर सकती, और इसी वजह से एक जॉइंट प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट के साथ चला था। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट उससे विड्रॉ कर गई है और वो सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। मैंने अभी अपनी बजट तकरीर में भी उनसे अर्ज़ किया था, और मैं दोबारा आप सबकी तरफ से करूँ कि हमारे साथ आएँ, बैठें, हमें बुलाएं कराची के इस पानी के मसले पे, ख़ास तौर पे इसलिए कि K4 का मसला बिल्कुल जो प्रोजेक्ट है वो स्टैंड स्टिल पे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। और आपको याद दिला दें कि दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो 3 दहाइयों से शहर पर हुक्मरानी करती रही है और आज भी वफाकी वजारतें और शहर की मेयरशिप MQM के पास है। मगर अजीब तमाशा ये है कि जिम्मेदारी लेने के बजाय ये जमात खुद एहतजाज कर रही है। अब कराची की आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ पानी के ऊपर सरापा एहतजाज नजर आएगी आपको। ये घी सीधी उंगली नहीं निकलेगा, ये टेढ़ी उंगली के आदी हैं। मैं नहीं समझता कि जिनसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां से कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब। गनी साहब, सिंध हुकूमत कराची के मसाइल हल करने के जैसे दावे करती रही है, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, अमल हमें नज़र आता नहीं है। कराची में पानी का मसला आज से नहीं है, हमेशा से है, दिहाइयाँ हो गई हैं, लेकिन अब हद हो गई है। सर, क्या वजह समझ आ रही है आपको अब ये जो ताज़ा क्राइसिस आया है इसकी? प्रॉब्लम जो है मैं समझता हूँ वो जितनी लोगों को बताई जा रही है उससे कम है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कराची में किसी को पानी नहीं मिलता। कराची की अच्छी खासी आबादी को पानी मिलता है। कुछ इलाके जो टेल पर हैं उनको पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, उनको पानी देने का तरीक़ेकार हमारे पास सिर्फ ये है कि हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको थोड़ा बेहतर करें। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को बेहतर करें और डिपार्टमेंट के अंदर ही बैठे हुए कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए
उस डिस्ट्रिक्ट को ख़राब करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, सूबाई हुकूमत के साथ नहीं, कराची के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती है। जिन लोगों को या जिन सियासी जमातों को, जिन हमारे सियासी मुखालिफिन को कराची के अवाम के इस मसले का एहसास है, वो इस मसले में हमारी मदद करें, ना ये कि वो लोगों में जाकर हमारे ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलाएं और हमारे लिए मसाइल पैदा करें। ये कोई हल नहीं है। इस वक्त कोई सियासी जमात कुछ भी कर ले, कराची में फौरी तौर पर अगर कोई ये कहे कि हमें कोई 400-500 MGD पानी मिल जाएगा जल्दी से, किसी तरह मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है। सईद साहब, यू आर वेरी राइट। इट्स नॉट लाइक कि कराची में किसी को पानी मिल ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स देयर आर बिग एरियाज जहाँ पानी होता है, लेकिन वो भी ज़रा एग्जैक्टली पैसे वाले लोगों के पास पानी होता है। लेकिन हम तो उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको वाकई पानी नहीं मिलता, तो वो भी तो कराची वाले ही हुए ना। तो उन मसाइल का, उनके मसाइल का जो हल है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बताएं। K4 मंसूबा तो जाने कहाँ रह गया, उसके बारे में हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन वो है नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है। कोई फौरी हल सिंध हुकूमत नहीं दे सकती? देखिए, अभी जिस तरह मैंने बताया कि फौरी हल ये तो नहीं हो सकता कि हम अगर 400-500 MGD की किल्लत है कराची में तो उसको कर लें। पानी वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप जितना पैसा चाहे लगा लें, ये फौरी तौर पर नहीं आ सकता। सड़क आप चंद महीनों में बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, लाइट्स लगा सकते हैं, सीवेज की लाइन बिछा सकते हैं, लेकिन पानी की लाइनें बिछा लेने से मसला नहीं होगा, उसमें पानी भी हमें चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि K4 के मंसूबे पे आधे पैसे सूबाई हुकूमत ने देने हैं, आधे पैसे वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें से हाथ निकाल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें मज़ीद पैसे नहीं दे सकते हैं। इसी तरह S3 का बड़ा मंसूबा है, उसमें भी 50% सूबाई हुकूमत ने, 50% वफाकी हुकूमत ने देना है, वो इसमें से हाथ निकाल के बैठ गए हैं। हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो इस बात की दावेदार है कि वो कराची के लोगों के मसाइल को हल करना चाहती है, कराची के लोगों को पीने का पानी देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमली तौर पर उनको इक़दाम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सईद गनी, आपने तो अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन मेयर कराची भी ज़ाहिर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वसीम अख्तर का मौक़िफ़ हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने वक्त दिया। वसीम साहब, कराची के लिए K4 मंसूबा बहुत अहम है, जिसका मुस्तकबिल अब सबको नामालूम ही नज़र आता है। उधर टैंकर माफिया ने शहर के हकूक़ पर अलग से डाका डाल रखा है। MQ में शहर की नुमाइंदा जमात खुद को कहती तो रही है, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए अमली तौर पर कुछ किया गया? देखिए, K4 प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना हो चुका है, डिले कर करके आज उसकी जो कीमत है, आज उसकी जो वैल्यू है वो 1.25 खरब पे जा चुकी है। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 11 साल से इस सूद की हुकूमत कर रही है, कराची से 300 अरब से ज़्यादा टैक्स लेती है सालाना, NFC अवार्ड मिलता है। फिर एक वक्त ये भी आया था कि इनकी फेडरल गवर्नमेंट में भी हुकूमत थी, तब K4 का प्रोजेक्ट पूरा कर लेते अगर दिलचस्पी होती कराची के लोगों से, इधर के इश्यूज से, तो तब ये हो सकता था। आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी इनको झंडी दिखा दी है, क्योंकि डिले इतना किया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने इनको मेरे ख्याल में 11 से 12 अरब रुपए दिए हैं, 50-50 का एग्रीमेंट था। मगर फेडरल गवर्नमेंट भी या कोई भी हो, वो इनके बैड गवर्नेंस की वजह से हर प्रोजेक्ट को डिले करके कोई भी इनका साथ नहीं देगा। तो इनको चाहिए और इनकी जिम्मेदारी बनती है, पानी जो है प्रोविंशियल इशू है, इनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, S3 हो या K4 हो, उसको पूरा करें, अपने पैसे से पूरा करें अगर कोई नहीं देता तो। वसीम अख्तर साहब, बात ये है कि अब कराची वालों के सब्र का पैमाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कि कोई हुकूमत, कोई भी आ जाए गवर्नमेंट इन प्लेस, ये मसला उनका रहता है फॉर एवर एंड एवर। पानी का मसला ऐसी चीज़ है जिस पर लोग अगर उठेंगे तो वो सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत या वफाकी हुकूमत में तमीज़ नहीं करेंगे। यू नो दैट एज वेल। जो अब सब के लिए किया जाएगा, मतलब ये इनको, दे आर गोइंग टू बी आफ्टर यू पीपल। अगर वो उठ पड़े, बेहतर नहीं कि आप सब लोग, ये सारे जो हमने मेंशन किए हैं, मिलकर इसका कुछ हल निकाल लें। जब तक ये गवर्नमेंट है, सिंध के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते, पीरियड। इस इशू पे अगर रिजॉल्व करना है तो मुल्क के 4 बड़े डिसीजन ले बैठ के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, ये बजट बनाता है पूरे मुल्क का। इधर 2 पोर्ट हैं, इस शहर को सीरियसली लिया जाए। यहाँ इस शहर को इस गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया है। वो 4 जिनके नाम लिए मैंने, ये अगर
बैठ के कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे आर्टिकल 149(4) लगाना पड़े। 18 अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट विद इन स्टेट बना दें आप और किसी की भी ना सुने। मैं इस शहर का इलेक्टेड मेयर हूँ, मेरे पास भी 3 करोड़ की आबादी का मैंडेट है, सिंध की 5 करोड़ की आबादी है, मेरे पास 3 करोड़ का मैंडेट है। मुझसे नहीं ये डिस्कस करते, मुझे खाते पे नहीं लाते, तो ये क्या कराची के इश्यूज रिजॉल्व करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर बात कर रहे थे। सईद गनी साहब से भी बात की थी, कोई सोल्यूशन हमें मिला नहीं। अब्दुल्ला, मेरा एक बड़ा इनोसेंट सवाल है, मैं किसी को ये सुना नहीं रही, बट आई डू वांट टू आस्क कि जब इन पोजीशंस के लिए इलेक्शंस होते हैं, मेयरशिप हो, गवर्नरशिप, वॉट एवर इट इज़, जब भी आप एक लीडर इलेक्ट होने के लिए सारों से वोट मांग रहा होता है, जब उनको पता है कि उनको आगे जाके कोई उनको सहूलतें नहीं मिलेंगी, उनको कोई इख्तियार नहीं मिलेगा कि वो कुछ चेंज कर सकें, तो वाई डू यू वांट टू बी इन दैट सीट? मतलब ये बात बनती है ना, आप फिर उस दौड़ में शामिल ना हो, दौड़ में क्यों है जब आपको पता है कि आगे कुछ मिलना नहीं। कराची वालों को पानी चाहिए, बातें नहीं चाहिए।